नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करेंगे व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। जैसा कि आप जानते हैं 2018 से जो यूपीएससी का प्रीलिम एग्ज़ाम है उसका पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ। 2018 में भी कट ऑफ जो है वो 100 मार्क्स के आसपास रही। 2019 में भी कट ऑफ जो है नीचे आई, 100 नंबर से नीचे रही। और हमने देखा 2020 का पेपर भी बहुत अनकन्वेंशनल टाइप का आया। तो आखिर क्या बात है कि हम इस बार भी प्रीलिम अपना क्रैक नहीं कर पाए, क्या मिस्टेक रही हमारी, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पेपर देखा, 3 साल का पेपर मैंने एनालाइज किया और ये जाना कि एग्ज़ाम क्रैक करने के पीछे जो रीज़न है वो हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। तो जो रीज़न मुझे समझ में आए हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ एक करके और फिर समझाता हूँ उनके बारे में आखिर ये रीज़न्स क्या हैं। जो पहला रीज़न मुझे दिखाई दिया सबसे बड़ा वो है अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हम इकट्ठा कर लेते हैं पढ़ने के लिए कि हम रिसोर्सेज को ही पढ़ते रह जाते हैं, उनका रिविज़न नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो समझ में आया मुझे, मोर फोकस ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हम बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं शुरू से ही, फर्स्ट डे से ही। जब फॉर्म मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मई में एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का और किसी वजह से हमारा क्लियर नहीं हुआ और नेक्स्ट ईयर के लिए हम तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हम जून से प्रीलिम मतलब जो करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। ये नहीं सोचते कि हाँ भाई और कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो हम जो है 1 साल तक केवल करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं और सब्जेक्ट को हम भूल जाते हैं जो स्टैटिक पार्ट है। तो सेकंड रीज़न ये मुझे समझ में आया। थर्ड रीज़न जो दिखाई देता है मुझे वो है इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स मेकिंग। केवल हम पढ़ने पर ध्यान लगाते हैं, जो हमने पढ़ा है हम उसको लिखते नहीं अपने वर्ड्स में। ठीक है भाई, आप सोचो यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो 100 ही आने हैं जो पेपर 1 होगा। अब उन 100 क्वेश्चन के लिए अगर हम बहुत सारा पढ़ लें और माइंड में कुछ रहे ना, तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। तो इसलिए अगर हम कम पढ़ें लेकिन जो हमने कम पढ़ा है उसको अगर हम अपने माइंड में रिटेन करते हैं तो हो सकता है कि जो हमने कम पढ़ा उसमें से ही अगर 20-25 क्वेश्चन फंस जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एग्ज़ाम के अंदर और हम और क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। तो एक ये हम इग्नोर करते हैं जब हम करते हैं प्रिपरेशन की, जो है नोट्स नहीं बनाते अपने खुद के। इसके अलावा जो मुझे दिखाई दिया रीज़न वो है इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ये आप समझिए। ठीक है। इसके बाद समझ में आया मुझे नॉट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स इफेक्टिवली। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इफेक्टिवली, ये इसका मीनिंग क्या है वो मुझे समझाना है आपको कि पेपर्स सॉल्व कैसे करने हैं, सॉल्व भी नहीं करने हैं, उनको इफेक्टिवली सॉल्व कैसे करना है वो भी हमें देखना है, तभी हम अपना प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद समझ में आता है मुझे जो रीज़न है वो है इम्प्रॉपर रिवीजन। हम अपना रिवीजन सही से नहीं कर पाते तो भी कमी रह जाती है। इसके अलावा इम्प्रॉपर एनालिसिस ऑफ आवर सेल्फ, या जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने नहीं निकाला तो मैंने इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ लिख दिया। हम अपने आप को सही से एनालाइज नहीं कर पाते, आखिर हम क्या ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्या हमने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, या हमारी कमी कहाँ पर है, हमें क्या अपना स्ट्रॉन्ग करना है, वो चीज़ें हमें एग्ज़ाम से पहले ही एनालाइज करनी पड़ती है। अब आती हैं 3 बातें। एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं, सेंटर पर पहुंच गए हैं, उसके बाद जो होने वाला है वो 3 बातें, ये 3 बातें उस चीज़ को बताती हैं। हैंडलिंग एग्ज़ाम प्रेशर ऑन एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम देने गए आप और उस समय जो प्रेशर है उसको अगर हम सही से नहीं कर पा रहे हैंडल तो भी हमारा एग्ज़ाम बिगड़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम डे। ठीक है। और जो चीज़ें हैं उनको कॉम्प्लेक्स कर देना। अब समझते हैं आखिर ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको किस तरीके से प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करने से रोकती हैं। भाई अगर सोचो आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, चाहे आप कितने टॉपर्स के इंटरव्यू देख लो, सब क्या कहते हैं कि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड करिए, उनको बार बार रिवाइज करिए। अब सपोज़ आप हिस्ट्री की जो है एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो
आप हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेते हो, आप हिस्ट्री के लिए जो है और जो बुक्स आती हैं, भाई तमिलनाडु की एनसीईआरटी भी आपने पढ़ ली, इसके अलावा और कंपाइलेशन जो है इंस्टीट्यूट्स की वो भी आपने पढ़ लिया। तो भाई आप पढ़ तो बहुत चीज़ रहे हो, लेकिन आपके माइंड में क्या रहा? क्या हिस्ट्री में जो राजीव अहिर में लिखा होगा वो दूसरी बुक्स में नहीं लिखा होगा? राजीव अहिर की बुक में स्पेक्ट्रम में क्या गलत चीज़ लिखी होगी? नहीं ना। तो अगर हम एक बुक को पकड़ें, उसको 10 बार रिवाइज कर लें और जो उसमें लिखा है उसको समझ लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है। दूसरी बात है मोर फोकस ऑन करंट अफेयर्स। अगर हम पूरे साल करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहेंगे, भाई हम अखबार भी पढ़ रहे हैं, 2 घंटे हम अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसके अलावा हम कंपैरिजन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके अलावा हम जो है डेली जो आता है एनालिसिस यूट्यूब पर वो भी देख रहे हैं, तो मतलब अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे केवल करंट अफेयर्स में लगा रहे हो, ज़रा आप सोचो कि क्या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे? क्या प्रीलिम्स या मेंस एग्ज़ाम में केवल जो है करंट अफेयर्स ही आएगी? नहीं ना। तो इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें करंट अफेयर्स के लिए कितना टाइम अलॉट करना है, करंट अफेयर्स किस टाइप का पूछ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, और हमें कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स मेकिंग। भाई एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ज़रा आप सोचो, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जो रिसोर्सेज हैं यूपीएससी के बेसिक सोर्सेज जो हैं, क्या आप सब रिवाइज कर सकते हो 3 से 4 बार? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपने 8-9 महीने लगाकर उनके नोट्स बनाए हैं और उसको कंसाइज वे में लिख दिया, तो हम इजीली 1 महीने के अंदर 4 से 5 बार उन नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम 4 से 5 बार नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, तो सोचिए कि हम कितना अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और अपनी नॉलेज को डिलीवर कर पाएंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो आपका जो नॉलेज है उसको टेस्ट करते हैं कि आपने जो पढ़ा उसका जो एनालिसिस है आप कितना अच्छा समझा पा रहे हैं, कितना अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, अपने जो आपने पढ़ाई पढ़ाई करी है उसके एनालिसिस से कितना अच्छा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये यूपीएससी टेस्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट का फ़ायदा क्या होता है? मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये होता है, हम जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम जब देने जाएंगे प्रीलिम का 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा पेपर 1। मैं मेनली यहाँ फोकस करूँगा पेपर 1 पे। पेपर 2 अधिकतर लोगों का क्लियर हो जाता है और वो इतना बड़ा इशू नहीं जितना बड़ा इशू पेपर 1 का है। तो सपोज़ पेपर 1 हम देने जा रहे हैं, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ठीक है। क्या हम 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं? हमें उन 2 घंटे में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं हम उसको कितनी एक्यूरेसी से अटैम्प्ट कर रहे हैं? सपोज हमने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो हमारे कितने सही हो रहे हैं? ये सब चीज़ें कैसे मालूम चलेगी आपको? ये सब चीज़ें मालूम चलेंगी आपको अगर आप घर पर मॉक टेस्ट देंगे। सपोज़ आपने एग्ज़ाम से पहले 20 मॉक टेस्ट दिए और 20 मॉक टेस्ट में जो आपकी प्रोग्रेस है वो ऐसे रही कि जो है आप जब लास्ट मॉक टेस्ट देने के लिए आए तो आप 80 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए और आपके 70 सपोज सही हो रहे हैं या 65 सही हो रहे हैं और यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ इन मॉक टेस्ट। तो दोस्तों अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तब जाके मेरा कट ऑफ क्लियर होता है। अगर मैं 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ या मैं 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरा कट ऑफ क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। ये आपके माइंड में रहेगा ना इस चीज़ को। या आपने मॉक टेस्ट दिया और कोई मॉक टेस्ट बहुत टफ आ गया और आपने 70 अटैम्प्ट किया और 70 अटैम्प्ट करने के बाद आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, वहीं टफ मॉक टेस्ट में जब आप 90 अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको आइडिया लग गया कि देखिए अगर एग्ज़ाम टफ आने वाला है तो मुझे क्वेश्चंस 70 अटैम्प्ट करने हैं, 90 अटैम्प्ट नहीं करने हैं, अदरवाइज़ मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें कहाँ से मालूम चलती हैं? जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि आखिर मॉक टेस्ट केवल ये बताता है आपको कि आपको कितना अटैम्प्ट करना है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है, एलिमिनेट कैसे कैसे करना है ऑप्शंस को। ठीक है। ये चीज़ मॉक टेस्ट सिखाता है हमें। मॉक टेस्ट आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करेगा, मॉक टेस्ट आपके स्कोर को नहीं बढ़ाएगा, मॉक टेस्ट आपको नहीं सिखाएगा। मॉक टेस्ट केवल क्या बताएगा आपको कि आप एग्ज़ाम डे में आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है।
जो कि यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। वहाँ पे अगर आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हो तो 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की क्षमता वो डेवलप होगी आपने जो 1 साल पढ़ाई करी है उससे। लेकिन 70 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं या 80 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, ये चीज़ें आपको आएंगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे। बात समझ में आई? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स इफेक्टिवली। ठीक है, अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स? भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने से ये फ़ायदा मिलता है हमें हमें समझ में आता है कि आखिर यूपीएससी करंट अफेयर्स जो होते हैं 1 साल के, उन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, या स्टैटिक पेपर है उसमें से क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, जो ऑप्शंस देता है क्या वो ऑप्शंस कितने रेलेवेंट हैं, हम उन ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करके अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन के बारे में हमने अगर नहीं पढ़ा है। ये सब चीज़ें कैसे आती हैं अगर आप जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे आखिर जो आंसर है वो कैसे आया यूपीएससी का। क्या ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ सकता था, या कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में हमें हमें नॉलेज नहीं है लेकिन ऑप्शंस को देखकर हमने आंसर निकाल दिया सही, तो वो चीज़ें कैसे आएंगी जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाएंगे। और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के, तो भी फ़ायदा मिल जाता है हमें। बात समझ में आई है? चलिए, अगला जो पॉइंट है वो है इम्प्रॉपर रिवीजन। ये बात वही है कि भाई आपने नोट्स भी बना लिए, ठीक है, आपने कंपाइलेशन भी पढ़ ली, सब चीज़ पढ़ लिया, लेकिन आपने उसको सही से रिवाइज नहीं किया, तो भी दिक्कत है। रिवाइज कर रहे हो, ऊपर ऊपर से समझ नहीं रहे कि आखिर ये जो हम पढ़ रहे हैं वीकनेस कहाँ पर है मेरी। सपोज आर्ट एंड कल्चर है, आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, आपने सोचा कि देखिए मैं एंड में पढ़ूंगा, ठीक है, आपने लास्ट का एक महीने सोचा कि 1 महीने में मैं 2-3 बार उसको रिवाइज कर लूँगा, लेकिन आप क्या हुआ, आपके पास सिलेबस ज़्यादा था, आपने एक बार रिवाइज किया, तो मतलब आपने गलती कर दी ना, पूरे साल पढ़ा नहीं और लास्ट मंथ भी आपने एक बार रिवाइज किया केवल आर्ट एंड कल्चर को, और सपोज एग्ज़ाम में आ गए 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और रिवीजन के लिए भी टाइम निकाल के रखना है जिससे प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं या जो भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पूरे साल में, तो आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, तो उन नोट्स को जो है आपको रिवाइज करना है, वो भी ज़रूरी है। सपोज आपका टारगेट था कि देखिए प्रीलिम से पहले मुझे 50 मॉक टेस्ट दे के जाना है, 50 मॉक टेस्ट आपने दिए तो मतलब कि 5000 क्वेश्चन हो गए, तो 5000 क्वेश्चन के आपने नोट्स भी तो बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो गए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी करी, क्वेश्चन सॉल्व भी किए, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो आपने लिखी नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी होगी वही क्वेश्चन बन के एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो इसलिए जो है, जो आपने नोट्स बनाए हैं मॉक टेस्ट सॉल्व करने के दौरान, उन नोट्स को रिवाइज भी करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो आपने 50 मॉक टेस्ट लगाए वो मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपने उसकी प्रॉब्लम को रिवाइज नहीं किया। बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रॉपर एनालिसिस ऑफ माई सेल्फ या अर सेल्फ। ये क्या पॉइंट बताता है? ये बताता है कि जो है अपने आप को जानना, कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, उसको पहचानना। भाई मुझे मालूम है कि जो है कि मैं 70 क्वेश्चंस करके मेरी एक्यूरेसी 55 क्वेश्चन की रहती है और मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होता, तो मुझे जानना पड़ेगा ना इस चीज़ को कि देखिए आखिर कट ऑफ क्लियर क्यों नहीं हो रहा, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, क्या मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहा, क्या मैं नॉट है या नॉट नहीं है उसको नहीं देख रहा, क्या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मैं एक ऑप्शन पढ़ के दूसरा ऑप्शन नहीं देखता। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने को एनालाइज करेंगे, पेपर जो हमने मॉक टेस्ट दिया है उसको सही से पढ़ेंगे, समझेंगे, कहाँ गलती कर रहे हैं वो देखेंगे, तो समझ में आएगा और कुछ अपने अंदर हैबिट को डेवलप करेंगे। कौन सी हैबिट, कौन सी हैबिट काम आएगी? पहली हैबिट है मेडिटेशन की, कंसंट्रेशन की। ठीक है, एग्ज़ाम में आप जब जाते हैं देने एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम का पेपर, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन के 3-3 4-4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो कंसंट्रेशन अगर आपका सही से नहीं है तो ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग होते हैं, हम समझ नहीं पाते कि आखिर हमें कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कौन सा रखना है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम सही से
कंसंट्रेट करें क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को सही से देखें। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हैंडलिंग एग्जाम प्रेशर ऑन द एग्जाम डे। अब सपोज भाई आपने मॉक टेस्ट भी दे दिया, 50 मॉक टेस्ट दे दिए, 60 मॉक टेस्ट दे दिया, आपने रिवाइज भी अच्छे से कर लिया, कॉन्फिडेंस है आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर भाई 120-130 नंबर आएगा, कॉन्फिडेंस है भाई मुझे कि मैं तो 80 क्वेश्चन करके आऊँगा और मैं आराम से कट ऑफ क्लियर कर लूँगा। एग्ज़ाम देने गए आप, एग्ज़ाम देने बैठे और पेपर खोला और शुरू के 5-10 क्वेश्चन जो हैं वो टफ आ गए, आपको नहीं समझ में आया क्या करना है, आप उसमें उलझ गए, आपने मतलब जो है टाइम वेस्ट कर दिया आपने। अब बचा लास्ट के 15 मिनट और आप केवल जो है एक बार ही पेपर को सॉल्व कर पाए और लास्ट के 15 मिनट में आपने गोले भर दिए जो आपने सॉल्व किया था, सेकंड टाइम आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? एग्ज़ाम बिगड़ गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो एग्ज़ाम का प्रेशर था वो आप नहीं झेल पाए। अगर आप भाई शुरू के 5 क्वेश्चन टफ आए सपोज, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर कि कि हाँ मैं मतलब अगर टफ पेपर आएगा तो मुझे इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, या पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मुझे आने चाहिए, तो वो सब चीज़ें मतलब कैसे इम्प्रूव होगी? जब आप घर बैठ के मॉक टेस्ट देंगे और आपको घबराना नहीं है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, घबराना नहीं है, अपने माइंड को रखना है कॉन्सेंट्रेट एग्ज़ाम के प्रति, ठीक है, और किसी बात पे ध्यान नहीं देना। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। यूपीएससी प्रीलिम का एग्ज़ाम जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टाइम मैनेज इस टाइप से करना पड़ता है कि जो शुरू का 1 घंटा है उसमें आप सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे मार्क कर लो जो आपको आते हैं लगभग, ठीक है, मतलब 50 में से 40 सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद आधा घंटा रखो सेकंड डिवीज़न का, कि जो जिसमें 2 में डाउट है और आपको एक चूज़ करना है, ठीक है, और लास्ट के आधे घंटे में आपको सर्कल्स भरने हैं और कुछ क्वेश्चंस और अटैम्प्ट करने हैं। अगर ये टाइम मैनेजमेंट आपने सही से नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना पेपर इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, जो एफिशिएंसी आपके अंदर है वो आप सही से डिलीवर नहीं कर पाएंगे और सिलेक्शन नहीं होने का, ठीक है। इसके अलावा मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स, लास्ट पॉइंट, ये क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो है क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाता है, हम सोचते हैं यूपीएससी तो इतना ईजी क्वेश्चन नहीं दे सकता, हम उसके डीप में जाते हैं क्वेश्चन के और क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया है तो इजी आया है तो समझिए कि इजी क्वेश्चन भी दे सकता है यूपीएससी भाई। ऐसा नहीं है कि कि यूपीएससी का थप्पा लग गया है कि क्वेश्चन सारे इसके कन्फ्यूजिंग ही होंगे या क्वेश्चन सारे इसके ऐसे होंगे जो जल्दी सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रीवियस पेपर लगाएंगे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसे भी पूछे हैं जो बहुत ईजी हैं, कोई भी बच्चा जो 12th पास वाला है वो भी सॉल्व ईजिली कर सकता है उस क्वेश्चन को। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी आखिर कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है और क्या हम उस डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही स्ट्रेटेजी आप अपनी प्लान करिए जैसा कि एग्ज़ाम डिमांड करता है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने जिस वजह से हम एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, उनको हमें ध्यान देना है जिससे कि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको बात समझ में आई है, आपको लगता है कि जो मैंने आपको आज बात बताई वो सही है, 80% भी अगर सही है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और आपके माइंड में कुछ इसके अलावा और बात है कि हाँ भाई ये रीज़न भी हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसको पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, और जो बच्चे हैं अगर वो कमेंट पढ़ेंगे तो उनको हेल्पफुल होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।